देखिए अपन इसमें अचल अक्ष के प्रति शुद्ध घूर्णी गति की अपन पढ़ चुके थे, जिसमें कि अपन ने गति के समीकरणों का अध्ययन किया था। उस पर आधारित जो आंकिक उदाहरण अपनी पाठ्य पुस्तक में थे वो अपन ने सोल्व कर लिए थे। उसके बाद फिर अपन पढ़ रहे थे अचल अक्ष के प्रति घूर्णी गति की, यानी कि अब शुद्ध घूर्णी गति की नहीं, यानी कि उन कारकों का अध्ययन करना है जो गति के लिए क्या है, उत्तरदायी है। जिसमें सबसे पहले अपन ने अध्ययन किया था बल आघूर्ण द्वारा किया गया कार्य। फिर उस पर आधारित जो एक एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 7.15, वो अपन ने सोल्व कर लिया। अब इसके बाद अचल अक्ष के प्रति घूर्णी गतिकी के अंदर सेकंड पॉइंट जो अपन पढ़ेंगे वह है कोणीय संवेग। तो देखिएगा नंबर सेकंड पॉइंट जो अपन अब पढ़ने जा रहे हैं वो है अचल अक्ष के परितः, अचल अक्ष के परितः घूर्णी गति में, अचल अक्ष के परितः घूर्णी गति में या घूर्णी गतिकी में दृढ़ पिंड का कोणीय संवेग, में दृढ़ पिंड का कोणीय संवेग, दृढ़ पिंड का कोणीय संवेग, इस पॉइंट का अपन इसके अंदर अध्ययन करेंगे। ध्यान रहे अपन इस पॉइंट को कोणीय संवेग, दृढ़ पिंड के कोणीय संवेग को अपन इसी चैप्टर में पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अपन एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें जिस तरीके से क्रम में दिया हुआ है अपन और जो मेथड दिया हुआ है उसी को अपन फॉलो कर रहे हैं। अब इसी टॉपिक को यहाँ अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है इन्होंने कोणीय संवेग को, तो अपन उस एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ही अपन इसे यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। तो देखो अपन जो पढ़ चुके हैं वो चीज देखो, कणों के निकाय का कोणीय संवेग अपन पढ़ चुके थे, वो ऐसे आया था, कणों के निकाय का कोणीय संवेग, ये अपन ने पढ़ लिया था। इसके लिए ध्यान कीजिए, ये फॉर्मूला आपके पास आया था, मैंने कोणीय संवेग को जैसे रिप्रेजेंट किया था बुक में इसको कैपिटल एल से दर्शाया हुआ है, सिग्मा स्मॉल आई इज इक्वल टू 1 to अप टू एन, सिग्मा स्मॉल आई इज इक्वल टू 1 अप टू एन आर ऑफ आई इंटू, फिर कोणीय संवेग अपन ने लिया था देखो R इंटू आई। फिर यहाँ देखो कोणीय संवेग के लिए आपको ध्यान हो कि कोणीय संवेग क्या था, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी इंटू रेखीय संवेग P ऑफ आई। ध्यान रखना स्मॉल p को मैं यहाँ पर रेखीय संवेग से क्या कर रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब देखिए अपन इसको यहाँ एक छोटा सा एक डायग्राम से अपन इसे समझेंगे कि वो किस तरह से है। छोटे से डायग्राम से उसे अपन जाने। देखो ये मैंने कोई अनियमित आकार का कोई ये दृढ़ पिंड मैंने लिया हुआ है, ये इस अक्ष के प्रति क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है ओमेगा कोणीय वेग से। ये यहाँ पर जेड अक्ष के अकॉर्डिंग है, जेड अक्ष यहाँ पे, यहाँ इसके अंदर किसी बिंदु P पर ये कोई बिंदु P है। ध्यान रखना स्मॉल p में रेखीय संवेग को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये अपन ने स्मॉल p से अपन इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां मूल बिंदु मैंने ले लिया है, ये आपके मूल बिंदु यहां आ गया है। देखो इस तरह से मैं ले रहा हूं। यहां देखो O, ये बिंदु ले लिया मैंने C, ये डिस्टेंस तो है इसकी OC, फिर है CP यहाँ इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये हो जाएगा OP। यह और ये ले लिया है मैंने स्थिति सदिश स्मॉल r वेक्टर, ये लो, ये मैंने सब प्रेजेंट कर दिया है।
कण जो यहाँ पर है वो स्मॉल v वेक्टर वेग से क्या कर रहा है, इस तरह से घूम रहा है। ये अपन ने ले लिया है। अब देखिएगा, अब यहाँ थोड़ा सा इस डायग्राम के बारे में अपन लिख दे। किसी कण की स्थिति P हो तो मूल बिंदु O के सापेक्ष, देखो किसी कण की स्थिति P हो तो मूल बिंदु O के सापेक्ष हो तो मूल बिंदु O के सापेक्ष में बिंदु P के ऊपर कोई कण है, किसी कण की स्थिति P हो तो मूल बिंदु O के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश, इसका स्थिति सदिश, इसका स्थिति सदिश स्मॉल r वेक्टर इज इक्वल टू, देखिएगा स्मॉल r वेक्टर इज इक्वल टू OC वेक्टर प्लस CP वेक्टर। स्मॉल r वेक्टर इज इक्वल टू मेरे पास जो बनेगा वो इक्वेशन बनेगी OC वेक्टर प्लस CP वेक्टर, ये स्मॉल r का हो गया, इससे सदिश आ गया है ना। कण का वेग v होने पर, देखो किसी कण की स्थिति P हो तो मूल बिंदु के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश स्मॉल r ये होगा, एवं कण का वेग स्मॉल v वेक्टर होने पर, वेग से तात्पर्य होता है रेखीय वेग। अगर कोणीय वेग है तो शब्द कह दिया जाएगा कि भी कोणीय वेग है, तो क्या कहा, एवं कण का वेग स्मॉल v वेक्टर होने पर उसका संवेग, संवेग से केवल संवेग से तात्पर्य है रेखीय संवेग, उसका संवेग द्रव्यमान स्मॉल m होने पर, एवं कण का वेग v होने पर, इसे आप इस तरह से लिखें ज़्यादा अच्छा रहेगा, कण का वेग v वेक्टर, कण का वेग स्मॉल v वेक्टर वे द्रव्यमान स्मॉल m होने पर उसका संवेग, या इसे ही क्या कहते हैं अपन, रेखीय संवेग, उसका संवेग mv वेक्टर होगा, उसका संवेग क्या होगा, mv वेक्टर होगा, जो कि बिंदु P पर वृत्ताकार पथ की होगा, जो कि बिंदु P पर, जो कि बिंदु P पर, जो कि बिंदु P पर वृत्ताकार जो कि बिंदु P पर वृत्ताकार पथ की स्पर्श रेखा के अनुदिश होगा, स्पर्श रेखा के अनुदिश होगा। तो देखिए ये अपन ने ले लिया है। अगर अपन इसका कोणीय संवेग देखें तो देखो, इसलिए कण का कोणीय संवेग, मैं इसे स्मॉल j से ले रहा हूं भाई, स्मॉल j वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, r वेक्टर क्रॉस स्मॉल p वेक्टर से, इसलिए कण का कोणीय संवेग, क्योंकि कोणीय संवेग के लिए फॉर्मूला अपन पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिएगा यहाँ अपन अब वैल्यूज पुट करते हैं, स्मॉल j वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर की वैल्यू किसके इक्वल है, OC वेक्टर प्लस CP वेक्टर। अब P की वैल्यू कितनी है मेरे पास, m स्मॉल v वेक्टर है। अब मैं इसे कैसा लिख सकता हूँ वो देखिएगा, स्मॉल r वेक्टर इज इक्वल टू, ये हो गया है OC वेक्टर इंटू mv वेक्टर प्लस CP वेक्टर इंटू mv वेक्टर, CP वेक्टर इंटू mv वेक्टर। यहाँ मेरे पास ये स्टेप आ गए।
अब देखो यहाँ पर, यहाँ तक स्टेप आ गई है, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो यहाँ आप यूँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो OC वेक्टर इनटू, देखो ये वाली जो डिस्टेंस है CP वाली, इसको मैं स्मॉल RC से रिप्रेजेंट करता हूँ, RC से। तो देखो यहाँ OC इनटू MV वेक्टर इज इक्वल टू, ये जो राशि आ रही है मेरे पास, ये तो है कोणीय संवेग परपेंडिकुलर वाला, OC परपेंडिकुलर आ रहा है भाई, तो ये तो हो गया है कोणीय संवेग परपेंडिकुलर, यूँ कह सकता हूँ, यानी कि मैं इसे कह सकता हूँ अचल अक्ष। तो इसे अपन कह रहे हैं अचल अक्ष, यानी जेड अक्ष के लंबवत। भाई परपेंडिकुलर हो गया, अचल अक्ष क्या है, जेड अक्ष। जेड अक्ष के लंबवत OC वेक्टर इंटू MV वेक्टर इज इक्वल टू जे वेक्टर परपेंडिकुलर, यह है अचल अक्ष यानी कि जेड अक्ष के लंबवत। जेड अक्ष कह देते हैं, अचल अक्ष के लंबवत ऐसे लिखेंगे, के लंबवत। क्यों है लंबवत, ये भी अपन कारण लिख देंगे, के लंबवत, चलो की लिख देते हैं साथ साथ, के लंबवत, जेड अक्ष के लंबवत। क्योंकि अब देखो इसकी जो दिशा है OC जेड दिशा में होगी, क्योंकि OC वेक्टर जेड दिशा में। तो देखो अचल अक्ष के लंबवत, क्योंकि OC वेक्टर जेड दिशा में, तो ये मैं लिख दिया के लंबवत एवं दूसरा देखें, ये आ रहा है CP वेक्टर इनटू MV वेक्टर, ये हो जाएगा जे वेक्टर जेड। अचल अक्ष के अनुदिश हो गया, जेड के अनुदिश हो गया, अचल अक्ष के अनुदिश। कैसे कह सकते हैं, क्योंकि देखो CP, C और P इनका परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन बनेगी, यानी जेड अक्ष के अनुदिश हो गया। तो यहाँ मेरे पास ये दो फिजिकल क्वांटिटीज आ गई हैं, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि एक्चुअल में जो जे वेक्टर है, स्मॉल जे वेक्टर जो होगा, यानी आर वेक्टर क्रॉस जो स्मॉल पी वेक्टर आ रहा है, ये वास्तव में जे वेक्टर परपेंडिकुलर प्लस जे वेक्टर जेड का क्या है, सम है, योग है। ये अपन ने एक चीज यहां कर प्रूफ कर ली है। और अगर मैं संपूर्ण पिंड के लिए अगर इसी की बात करूं, तो मैं इसके अंदर क्या देखता हूं कि संपूर्ण पिंड के लिए अगर बात करता हूं, तो मैं इसे संपूर्ण पिंड के लिए स्मॉल जे की जगह क्या लूंगा, इसे कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करूंगा। एक बार आप इसे नोट कर लें, ऐसे कैसे इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपकी चीज क्लियर हो सके। देखो भाई यहां मेरे पास आया है। अब मैं यहां अगर इसमें आगे देखूं कि देखो संपूर्ण पिंड के लिए, अगर अपन इसे संपूर्ण पिंड के लिए देखें तो देखो जे वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा। अब मैंने इसे कैपिटल जैसे कर दिया क्योंकि संपूर्ण पिंड के लिए मैं इसे कैपिटल जैसे दर्शा रहा हूं, जबकि कण के लिए इसे अपन किससे ले रहे हैं, स्मॉल जैसे। तो देखो जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा या समीशन कह दीजिए, स्मॉल आई इज इक्वल टू 1 अप टू एन जे ऑफ आई। बिल्कुल ये लिखा जा सकता है। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो देखिएगा फिर से, आई इज इक्वल टू 1 अप टू एन
तो यहाँ ये मैं इसे दो भागों में ले सकता हूँ। एक तो आ जाएगा ये जे ऑफ आई परपेंडिकुलर, जे ऑफ आई परपेंडिकुलर प्लस सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 अप टू एन जे ऑफ आई जेड, जे ऑफ आई जेड, यानी कि इसे दो तरह से मैं फॉर्म के अंदर इसे ले सकता हूँ। अब देखिएगा यहाँ मैंने इस तरह से फॉर्म के अंदर ले लिया है। अब ये दो फॉर्म हो गए, यानी कि ये तो हो गया है संपूर्ण पिंड का जे परपेंडिकुलर और ये हो गया है संपूर्ण पिंड का जे जेड। ये इक्वेशन आ गई। तो अपने पास क्या स्पष्ट हो रहा है कि पिंड का कुल कोणीय संवेग जे वेक्टर अक्ष के अनुदिश नहीं होता है, भाई ये तो अपन जानते हैं, लेकिन अक्ष के सममित पिंडों के लिए जे परपेंडिकुलर क्या होगा, 0 होगा। तो देखो स्पष्ट है कि पिंड का कुल कोणीय संवेग स्पष्ट है कि पिंड का कुल कोणीय संवेग जे वेक्टर अक्ष के अनुदेश नहीं होता है। अक्ष के सममित पिंडों के लिए अनुदेश नहीं होता है। अक्ष के सममित पिंडों के लिए, अक्ष के सममित पिंडों के लिए अगर बात करें तो जे वेक्टर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या है, 0, क्योंकि वहाँ होता ही नहीं है। तो इसलिए देखें तो देखो जे वेक्टर इज इक्वल टू जे वेक्टर जेड ही रह गया, क्योंकि जे वेक्टर परपेंडिकुलर तो क्या हो गया, 0 हो गया। अगर ये 0 हो गया तो जे वेक्टर इज इक्वल टू क्या रह गया, केवल जे जेड रह गया। तो इसे मैं कैसे ले सकता हूँ, समेशन आई इज इक्वल टू 1 अप टू एन। फिर देखिएगा अब जेड के लिए क्या था, सीपी था ये डिस्टेंस, जिसे मैंने क्या कह रहा हूं, आरसी ऑफ आई इनटू रेखीय संवेग स्मॉल पी वेक्टर, बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है। या इसे ही आप ऐसे भी और आगे लिख सकते हैं, देखो समेशन आई इज इक्वल टू 1 अप टू एन आर सी आई पी के कैप। क्यों, क्रॉस को खोलेंगे तो आर और पी के परपेंडिकुलर क्या होगा, के कैप होगा। वी इधर, ये इधर, तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, ये जेड ही होगा। और जेड की दिशा में एकांक सदिश क्या होगा, के कैप होगा। तो यहां अपन ये लिख दें कि यहां कौन क्या था, देखो यहां सीपी वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिया है मैंने, आरसी वेक्टर आई है, आरसी वेक्टर आई एवं के कैप जो है जेड अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश है, एवं के कैप जेड अक्ष के अनुदेश एकांक सदिश है। ये पॉइंट अपन ने देखा है। अब देखो इसी में थोड़ा सा और अपन आगे बढ़ लें। अपन क्या जानते हैं कि रेखीय संवेग स्मॉल पी होता क्या है, देखो चूंकि स्मॉल पी वेक्टर इज इक्वल टू एम वी वेक्टर होता है, या मैं इसे यूं कह सकता हूं, वी की भी मैं वैल्यू जानता हूं, कैसे लिख सकता हूं मैं, बताओ इसे, एम वी इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा आर। तो ये हो गया है आर सी आई ओमेगा के कैप, क्योंकि अपन पहले ही पढ़ चुके हैं v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है, और r लंबवत दूरी क्या है, c, आर सी जिसे मैंने लिखा है, i मैंने एक कण के लिए इसको दे दिया है। अगर यहाँ इसकी वैल्यू है तो देखो, इसलिए j वेक्टर इज इक्वल टू मेरे पास इक्वेशन क्या मैं अब लिखूंगा, देखो इसे अब मैं लिखूंगा समेशन आर सी आई, ये तो डिस्टेंस तो है ही है, आर सी आई, फिर p की वैल्यू क्या लिखूंगा, एम आर सी आई ओमेगा के कैप।
अगर ऐसा लिखता हूँ, अब देखो ओमेगा तो नियत है, तो ओमेगा को तो आपने बाहर फेंक दिया है, यानी कि ओमेगा और ये I इज इक्वल टू 1 अप टू n इज इक्वल टू सिग्मा I इज इक्वल टू 1 अप टू n। अगर ओमेगा बाहर कर दिया है तो मेरे पास क्या क्या रह गया भाई, देखो m सी आई का स्क्वायर हो गया भाई, आर सी आई का क्या है स्क्वायर और के कैप, और एम आर स्क्वायर ये क्या होता है, जड़त्वाघूर्ण होता है। तो देखो लिख दें यहां ओमेगा नियत है, नियत है, तथा आर सी आई अक्ष से कण की लंबवत दूरी है, तथा आर सी आई कण की अक्ष से क्या है, लंबवत दूरी है। एवं यहां देखो सिग्मा, अगर मैं इसका टोटल मान देखूं तो ये क्या बन जाएगा, पूरे पिंड का जड़त्वाघूर्ण बन जाएगा। सिग्मा I इज इक्वल टू 1 अप टू n एम आर सी आई का स्क्वायर के कैफ इज इक्वल टू सिग्मा I एम आर स्क्वायर के कैफ। ये जो राशि आ रही है घूर्णन अक्ष के परितः क्या है, जड़त्वाघूर्ण है, इज इक्वल टू कैपिटल I। इसे मैं कह दूंगा घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण हो गया। इसलिए सममित पिंडों के लिए देखो, इसलिए सममित पिंडों के लिए जे वेक्टर इज इक्वल टू जे वेक्टर जेड हो गया, और जे वेक्टर जेड की इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ये तो ओमेगा है, ये क्या बन जाएगा, कैपिटल आई, तो ये हो गया है आई ओमेगा। बिल्कुल ऐसा ही कह सकते हैं अपन सममित पिंड के लिए, आई ओमेगा, और ये है साथ में के, ये लो। तो यह मैंने ये इसको डेरिवेशन को एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग मैंने लेने का प्रयास किया है। सममित पिंडों के लिए जे वेक्टर इज इक्वल टू जे जेड वेक्टर इज इक्वल टू आई ओमेगा के कैफ यहाँ पर हो गया है। अब देखिएगा ये अपने पास इक्वेशन आ गई है। अब यहाँ अपन एक जड़त्वाघूर्ण की एक नई परिभाषा और बना सकते हैं, और वो परिभाषा कैसी बन सकती है, अगर ओमेगा का मान 1 रेडियन पर सेकंड हो तो जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई, यानी इकाई कोणीय वेग से घूर्णित पिंड का जो जड़त्वाघूर्ण होगा उसका आंकिक मान उस पिंड के कोणीय संवेग के आंकिक मान के क्या होगा, तुल्य होगा। एक बार आप इसे नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन उस डेफिनेशन को यहाँ क्लियर करते हैं। देखिए अब मैं इसमें एक स्टेप देखूं कि यदि ओमेगा इज इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड हो, तो अगर ऐसा हो तो J इज इक्वल टू क्या बचेगा, केवल I बचेगा। J इज इक्वल टू आई, ओमेगा इज इक्वल टू 1, और डायरेक्शन के रूप में लेना चाहो तो ये लो J वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर इज इक्वल टू आई, ओमेगा तो 1 हो ही गया, और ये साथ में क्या ले लेंगे अपन, इसके साथ के कैप ले लेंगे। तो अपन ये कह सकते हैं अतः इकाई कोणीय वेग से, अतः इकाई कोणीय वेग से
अतः इकाई कोणीय वेग से घूर्णित पिंड के कोणीय वेग से घूर्णित पिंड के अतः इकाई कोणीय वेग से घूर्णित पिंड के कोणीय संवेग का परिमाण घूर्णित पिंड के कोणीय संवेग का परिमाण उसके कोणीय संवेग का परिमाण उसके जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। उसके जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। तो देखिए यहां अपन ने अचल अक्ष के परितः घूर्णी गतिकी के अंतर्गत एक तो अपन ने पढ़ लिया है बल आघूर्ण द्वारा किया गया कार्य, दूसरा अपन ने पढ़ा है कोणीय संवेग। अब अपन पढ़ लेंगे कोणीय संवेग का संरक्षण। वैसे कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जैसा पॉइंट दिया हुआ है उसी को अपन फॉलो करते हुए अपन उसे यहाँ पढ़ रहे हैं। तो देखो वहाँ इसका मेथड या तरीका क्या है, थोड़ा सा दूसरा है और उसी को अपन अब यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। तो अब देखिएगा नंबर 3 जो अपन पढ़ रहे हैं वो जो टॉपिक है वो है अचल अक्ष के परितः। अब अपने पास इसके बाद फिर लास्ट टॉपिक जो बचेगा वो है लौटनी गति। फिर ये अपना चैप्टर पूर्णता की ओर आ गया है। तो अपन लास्ट जो तीसरी जो हेडिंग डाल रहे हैं अचल अक्ष के परितः घूर्णी गतिकी की, वो है अचल अक्ष के परितः कोणीय संवेग का संरक्षण। अचल अक्ष के परितः कोणीय संवेग का संरक्षण। अचल अक्ष के परितः कोणीय संवेग का संरक्षण। देखो अचल अक्ष के परितः घूर्णी गति में अपन पढ़ चुके हैं कि कोणीय संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है वो बाह्य बल आघूर्ण के क्या होती है, तुल्य होती है। तो देखिए अपन सीधा अपन लिख दें इसको डायरेक्टली लैंग्वेज की बजाय फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दें कि अचल अक्ष के परितः, अचल अक्ष के परितः, अचल अक्ष के परितः घूर्णी पिंड के लिए घूर्णी पिंड के लिए क्या होता है, कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर यानी dj वेक्टर अपॉन में dt इज इक्वल टू ये होता है टो वेक्टर। अब देखो चूंकि बाह्य बल आघूर्ण टो वेक्टर का घूर्णी पिंड के लिए तो वही घटक प्रभावी होता है जो घूर्णी अक्ष के अनुदिश होता है। दूसरा तो क्या था, जीरो था, ये अपन प्रूफ कर चुके हैं। अचल अक्ष के प्रति घूर्णी गति में जब अपन ने बल आघूर्ण द्वारा किया गया कार्य वाला टॉपिक पढ़ा था वहां इस चीज को अपन ने देखा था कि चूंकि बाह्य बल आघूर्ण चूंकि बाह्य बल आघूर्ण टो वेक्टर का चूंकि बाह्य बल आघूर्ण टो वेक्टर का घूर्णी पिंड के लिए वही घटक घूर्णी पिंड के लिए वही घटक चूंकि बाह्य बल आघूर्ण टो वेक्टर का घूर्णी पिंड के लिए वही घटक प्रभावी होता है, वही घटक प्रभावी होता है जो घूर्णी अक्ष के अनुदिश होता है। जो घूर्णी अक्ष के अनुदेश होता है। इसलिए जेड अक्ष के परितः घूर्णन में जेड अक्ष के परितः
अब देखो जेड अक्ष के परितः अगर घूर्णन में अपन देखें तो देखो ये क्या लिखा जाएगा, डी जे वैक्टर अपॉन में डी टी इज इक्वल टू टो वैक्टर को मैं क्या ले सकता हूँ, इससे पहले देखो ये डी अपॉन में डी टी जे वेक्टर का मतलब अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा है, जे वेक्टर परपेंडिकुलर प्लस जे वेक्टर जेड इज इक्वल टू टो के कैप, यही तो डायरेक्शन होगी इसकी, टो के कैप। अब देखो जिसमें इस फॉर्मूले में ये तो आपको पता है कि ये तो जीरो था, जिसमें डी जे वेक्टर परपेंडिकुलर अपॉन में डी टी, इसकी तो वैल्यू क्या है, जीरो है, एवं डी जे वेक्टर जेड ये अपॉन में डी टी, इसकी वैल्यू क्या इसके इक्वल हो गई भाई, तो के कैप आ गई, यानी ये तो जीरो हो गया, ये वैल्यू मेरे पास बच गई। अब ये जो वैल्यू बची है इसी में फिर अगर अपन आगे देखें तो देखिएगा डी अपॉन में डी टी जे इज इक्वल टू अपन ने प्रूफ किया है थोड़ी देर पहले इसी टॉपिक, इससे जस्ट पहले वाले टॉपिक में कि आई ओमेगा के कैप इज इक्वल टू टो के कैप से के कैप आपने इसमें कैंसिल कर दिया है। अब मेरे पास आई तो क्या है, कांस्टेंट है भाई, आई तो क्या रहेगा इसमें, कांस्टेंट है, जड़त्वाघूर्ण तो नियत होता है, तो आई डी ओमेगा अपॉन में डी टी इज इक्वल टू क्या बच गया मेरे पास, टो बच गया। अगर ऐसा है तो देखो इससे आगे की स्टेप्स को भाई मैं यहाँ ले रहा हूँ, इससे आगे की स्टेप्स को मैं इधर फॉलो कर रहा हूँ, आई डी ओमेगा अपॉन में डी टी इज इक्वल टू क्या आ गया, टो, इसे मैं क्या कह दूंगा, आई एल, ये एल्फा बन गया, तो आई एल्फा इज इक्वल टू टो बन गया कि नहीं बन गया, यानी कि मैं इसे कह सकता हूँ इस तरह से, देखो तो ये देखो चूंकि डी ओमेगा अपॉन में डी टी इज इक्वल टू एल्फा, इसलिए टो इज इक्वल टू आई एल्फा। चलो इसको दूसरी स्टेप्स के रूप में ले दें अपन, एक मेथड और थोड़ा सा अपन इसका चेंज कर दें, अपनी बुक के अकॉर्डिंग इसको अपन फॉलो कर लें, यानी कि मेरे पास आ गया है आई डी ओमेगा अपॉन में डी टी इज इक्वल टू क्या आ गया है, टो आ गया है, या मैं इसे यूँ कह सकता हूँ, देखो आई डी ओमेगा अपॉन में डी टी, तो देखो टो इज इक्वल टू अपन एक चीज प्रूफ कर चुके हैं पहले, आई एल्फा होता है, ये क्या हो गया है मेरे पास, आई एल्फा बन गया। अब मैं इसमें आगे की स्टेप देखूं बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में, तो देखो बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में, अगर बल आघूर्ण अनुपस्थित हो, बाह्य बल आघूर्ण, बल आघूर्ण की अनुपस्थिति के अंदर क्या होगा, ये जीरो हो गया, अगर ये वाली स्टेप अपने पास जीरो हो गई है तो देखो बल आघूर्ण की अनुपस्थिति के अंदर मैं क्या कह सकता हूँ, आई डी ओमेगा अपॉन में डी टी इज इक्वल टू जीरो, या आई ओमेगा इज इक्वल टू कह दूँ मैं, आई ओमेगा इज इक्वल टू क्या है, जे टू जो है, जे टू क्या सॉरी जे जेड था वो कैसा हो गया, अचरांक आ गया, यानी कि यूँ कह सकते हैं एक स्थिरांक है ये, तो आप यूँ कह सकते हो अतः बाह्य बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में, अतः बाह्य बल आघूर्ण की अनुपस्थिति है, अतः बाह्य बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में घूर्णन अक्ष के परितः, अनुपस्थिति में घूर्णन अक्ष के परितः, अतः बाह्य बल आघूर्ण के अनुपस्थिति में घूर्णन अक्ष के परितः कोणीय संवेग के परितः कोणीय संवेग, जिसे कि अपन क्या कहेंगे, आई ओमेगा, जे जेड है भाई ये, आई ओमेगा नियत रहता है, आई ओमेगा नियत रहता है। यही क्या है, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, तो अपन कह सकते हैं यही
कोणीय संवेग संरक्षण का क्या है, सिद्धांत है। अब अपन इस कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत के कुछ विशेष बिंदुओं की अपन चर्चा करें, देखो, जिससे कि अपने क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व होंगे। काफ़ी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स जो हैं अपन इससे सॉल्व कर पाएंगे। कुछ व्यवहारिक जो चीज़ें हैं उनको भी अपन जान पाएंगे, वो क्या और किस तरह की हैं, उन पे ध्यान दीजिएगा आप। देखो भाई, अपने पास आपने क्या प्रूफ कर लिया है कि आई ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये अपन ने प्रूफ कर लिया है। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि इससे मैं कैसे लिख सकता हूँ, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, या मैं इसे इस तरह से भी कह सकता हूँ। कैसे, देखो, ओमेगा 1 अपॉन में ओमेगा 2 इज इक्वल टू I2 अपॉन में I1। एक तो इक्वेशन ये बन गई। या मैं इसी इक्वेशन को कह सकता हूं I2 अपॉन में I1 इज इक्वल टू ओमेगा 1 अपॉन में ओमेगा 2, यानी कि अगर आवृत्ति n हो तो 2 पाई n, ओमेगा इज इक्वल 2 पाई n होता है, और ये हो जाएगा 2 पाई n2, यानी कि n1 अपॉन में n2, और आवृत्ति का रेसिप्रोकल क्या होता है, आवर्तकाल, तो ये क्या हो जाएगा t2 अपॉन में t1। यानी कि फाइनली आप यूँ कह सकते हो I2 अपॉन में I1 इज इक्वल टू ओमेगा 1 अपॉन में ओमेगा 2 इज इक्वल टू n1 अपॉन में n2 इज इक्वल टू t2 अपॉन में t1। ये लो, ये मेरे पास एक महत्वपूर्ण इक्वेशन आ गई है जो कि आंकिक प्रश्नों को हल करने में, समस्याओं को हल करने में क्या है, अपनी बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। या मैं इसको यूँ भी ले सकता हूँ, देखो इस साइड से अगर मैं बात करूँ तो देखो आई को तो अपन ने आई रहने दे, चलो आई की अपन वैल्यू रख सकते हैं आई ओमेगा, यानी कि मैं इसे आई ओमेगा का मतलब क्या है, कोणीय संवेग ही तो है। और देखो भाई, कोणीय संवेग का आपके पास फॉर्मूला क्या आया था, जे इज इक्वल टू एम वी आर। तो देखो एम, यूँ कह सकता हूँ एम वी आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, देखो मैंने यहाँ ले रहा हूँ, या एम वी वन आर वन इज इक्वल टू एम वी टू आर टू, यानी कि वी वन आर वन इज इक्वल टू वी टू आर टू। ये लो, अपन इस फॉर्मेट में भी ले सकते हैं। और इस कॉन्सेप्ट का उपयोग होता है ग्रहों की गति में, यानी कि ग्रहों की गति में कोणीय संवेग संरक्षण के नियम की क्या होती है, पालना होती है। अर्थात यहाँ इससे आप यूँ कह सकते हो v इज प्रोपोर्शनल 1 अपॉन में r आ गया, v इज प्रोपोर्शनल 1 अपॉन में r, यानी कि जिस ग्रह की सूर्य से दूरी अधिक होगी उसके लिए वेग कम हो जाएगी। जिस स्थिति के लिए, यहाँ पर ही अगर अपन इस कॉन्सेप्ट को भी अगर क्लियर करके देखें तो आप देखेंगे कि अगर जड़त्व आघूर्ण ज़्यादा है तो कोणीय वेग ओमेगा कम हो जाएगा, और अगर जड़त्व आघूर्ण कम है तो कोणीय वेग ज़्यादा हो जाएगा। ये भी अपने पास आ गया है। यहाँ अपन ने कोणीय संवेग संरक्षण का जो कॉन्सेप्ट था वो अपन ने क्लियर कर लिया है। अब कोणीय संवेग संरक्षण अपने पास पूरा हो गया है। इसके बाद अपन बात करेंगे कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित कुछ घटनाएं या कोणीय संवेग संरक्षण के पर आधारित कुछ उदाहरण हैं, उनकी अपन अब चर्चाएं करेंगे। ये आप एक बार नोट कर ले, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन ने लिखा है क्वेश्चनों को क्लियर करने के लिए। अचल अक्ष के परिधि वाले पॉइंट अपन ने पूरे कर लिए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक अपन पढ़ेंगे वो है लौटनी गति, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ध्यान रहे, अपन को जो एनसीईआरटी की बुक जो दी गई है, उस एनसीईआरटी की जो बुक है उसी को अपन फॉलो कर रहे हैं, उसी के कंटेंट्स, उसी के सीक्वेंस में अपन इनको ले रहे हैं। उनमें अपनी तरफ से अपन कोई संशोधन नहीं कर रहे हैं, उन्हीं पॉइंट को अपन क्लियर करने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और ताकि उसके क्वेश्चंस अपन इजीली क्या कर सकें, सोल्व कर सकें।